नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। हरिद्वार में ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ उत्तराखंड लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर महासंघ द्वारा धनगर महासम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर मंच से उन्होंने संबोधित किया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्राचीन काल से ही भारत की पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था का बहुत प्रमुख आधार रहा है, जिसने न केवल देश की प्रगति और उन्नति में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सजोने और आगे बढ़ाने में उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। आज भी ये समाज अपनी मेहनत से, निष्ठा से, आत्मसम्मान के बल पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हमारा जो विकसित भारत का संकल्प है, उसको आगे बढ़ाने में पूरे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज के इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य को भी सशक्त और समृद्ध बनाने में पाल धनकर समाज द्वारा दिए गए अद्वितीय योगदान के लिए आप सभी का, पूरे समाज के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी भारतीय इतिहास की एक ऐसी पुण्य आत्मा है, जिन्होंने नारी शक्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि कठिनाइयां, जीवन में चुनौतियां और संसाधनों का अभाव ये किसी को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है, समाज को आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकता है, समाज में योगदान करने से नहीं रोक सकता है। अगर ये किसी को प्रेरणा मानकर हम अपने जीवन में काम करना चाहते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा अगर कोई है तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर हैं। वो अत्यंत कुशल शासिका थी, बल्कि भारतीय इतिहास की उन दुर्लभ विभूतियों में से एक थी, जिन्होंने शासन को केवल सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा, न्याय और धर्म की पुनर्स्थापना का साधन बनाया और सनातन जीवन मूल्यों और भारतीय संस्कृति के पुनर्प्रतिष्ठा के लिए उनका संपूर्ण जीवन समर्पित रहा। अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने जिस प्रकार से उनके द्वारा समाज में और धार्मिक क्षेत्र में काम किए गए, वो वास्तव में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, सोमनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम, अयोध्या, मथुरा के साथ हमारे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहीं हरिद्वार में अभी आदेश चौहान जी बता रहे थे किस प्रकार से उन्होंने घाटों का निर्माण करवाया। लोक माता अहिल्याबाई जी ने संपूर्ण भारत में धर्म स्थलों का पुनर्निर्माण किया और भारत की सांस्कृतिक आत्मा को पुनर्जीवित करने का महान कार्य किया। गंगा से लेकर गोदावरी, हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक संपूर्ण भारत की सनातन संस्कृति को लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने एक सूत्र में पिरोने का काम किया। यही नहीं, उस कालखंड में उन्होंने नारी सशक्तिकरण की ऐसी अनुपम मिसाल प्रस्तुत की, जिसकी कल्पना कर पाना भी उस समय कठिन था। भाइयों बहनों, सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं ने फिर स्वतंत्रता के बाद भी गुलामी की मानसिकता से ग्रसित सरकारों ने जो हमारी महान विभूतियां थी, जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने संघर्ष किया, उनको वास्तव में जो सम्मान दिया जाना चाहिए था वो सम्मान नहीं दिया गया। अभी लोकपाल जी कह रहे थे किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर ये 300 शताब्दी लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जन जन तक ले जाने का काम किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आप सबकी तरफ से एक बार जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करता हूं। और पहले के समय में हमारी जो गौरवशाली इतिहास है, उससे वंचित करने का काम भी पहले की सरकारों ने बड़े सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया। भाइयों बहनों, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस अमृतकाल में भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है और वर्षों से उपेक्षित रहा हमारा गौरवशाली इतिहास, महान राष्ट्र नायकों के योगदान और सांस्कृतिक विरासत को आज पुनर्स्थापित किया जा रहा है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनाया जा रहा है।
हमारी सनातन संस्कृति की पताका। तो हरिद्वार से आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। और इस बीच टुकड़े छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चले एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। हरिद्वार के सिडकुल स्थित शोभा गार्डन में ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ उत्तराखंड लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। बता दें कि सम्मेलन में राज्य भर से बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। वहीं धनगर समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज धनगर ने बताया कि समाज लंबे समय से अपने प्रमाण पत्र के लिए संघर्ष कर रहा है। यह कार्यक्रम धनगर समाज उत्तराखंड की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के कई मायने हैं। हमारा जो धनगर समाज है बहुत एक लंबे समय से अपनी एक लड़ाई लड़ रहा है, जो कि हमारे जो प्रमाण पत्र के विषय में है। निश्चित रूप से हमारे धनगर समाज ने जो ये पिछड़ा हुआपन है, ये सिर्फ प्रमाण पत्र की वजह से हो रखा है। यदि हमारा समाज को ये प्रमाण पत्र हासिल हो जाता है तो निश्चित रूप से समाज विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाएगा। इस मंच के माध्यम से मैं उनका उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले के लिबहेड़ी में रोड शो के दौरान ट्रैक्टर में ये रोड शो निकाला, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता जो है शामिल होने पहुंचे और बेहद ही भव्य रूप में ये निकाला गया। और इस रोड शो में भारी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलौर स्थित राजा महेंद्र प्रताप महाविद्यालय के खेल मैदान गुरुकुल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। ये धन्यवाद कार्यक्रम समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी बिल के पास होने को लेकर आयोजित किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी हमारा संकल्प था और ये संकल्प हमने उत्तराखंड की जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रखा था। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें अपना समर्थन दिया है। हमने सरकार में आते ही उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारे संकल्प और अपने वचन को निभाया, उसे पूरा किया। यूसीसी किसी वर्ग या धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी को समानता का अधिकार देने की पहल है। समानता का अधिकार सभी को मिले, महिला शक्ति की सुरक्षा और उनका सशक्तिकरण बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी
इसमें व्यवस्था की गई है। देखिए, यूसीसी हमारा संकल्प था और ये संकल्प हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के बीच आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने विधानसभा चुनाव में ये संकल्प रखा था, संकल्प प्रस्तुत किया था। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया और 22 सालों में पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक मिथक टूटा, एक परिपाटी बदली, एक इतिहास बन गया। भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनाई और हमने सरकार में आते ही जो हमारा संकल्प था, हमारा वचन था, वो हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ निभाया, उसको पूरा किया। देहरादून में उत्तराखंड सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी और श्री गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल चिकित्सालय के संयुक्त तत्वाधान में हिंद दी चादर नाटक का मंचन किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री नजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे और रविवार को दून मेडिकल कॉलेज सभागार में गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहादत दिवस पर नाटक आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिंद दी चादर केवल एक मंचन ही नहीं, ये समाज को प्रेरित करता है। हमारे जितने भी गुरु हुए हैं सभी ने राष्ट्र को प्रथम मानते हुए राष्ट्र को पिरोने का काम किया है। साहिबजादों का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था। हम सौभाग्यशाली हैं कि जल्द ही हेमकुंड साहिब रोपवे का काम शुरू होने जा रहा है। आने वाले समय में ये यात्रा काफी आसान हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी के 11 साल सच में भारत दुनिया की एक बड़ी वैश्विक शक्ति बना है। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचा है। अनेक प्रकार की जो विकसित भारत का संकल्प है वो भी आगे बढ़ा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से 4 दिनों में ही पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर और पाकिस्तान को संधि के लिए मजबूर होना पड़ा, भीख मांगनी पड़ी, ये हमारे देश की सैन्य शक्ति बढ़ी है। हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है वो आगे बढ़ा है। हरिद्वार में जहां एक तरफ ओवरलोड और तेज रफ्तार डंपरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सवारी वाहनों का सही रूट प्लान न होने की वजह से हाईवे से लेकर तीर्थ यात्रा मार्गों तक कहीं ना कहीं ये वाहन दिन दहाड़े नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर भी ऐसे ओवरलोड डंपर बेरोक टोक दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे न सिर्फ हादसों की आशंका बढ़ जाती है बल्कि तीर्थयात्रियों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। आपको बता दें कि हरिद्वार में यात्रा के कारण इस वक्त यातायात की व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की है और परिवहन विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। विभाग की तरफ से ओवरलोड वाहनों के प्रति लगातार कठोर कार्रवाई की जा रही है। अप्रैल और मई में हरिद्वार उप संभागीय कार्यालय में लगभग 100 ओवरलोड वाहनों के चालान किए गए हैं और उन्हें बंद भी किया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे द्वारा जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं और जो प्रदेश की भी हैं, जो भी इलीगल चलती हैं, जिनके प्रपत्र पूर्ण नहीं है या यातायात के अन्य नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनका लगातार चालान करते हैं। आगे भी उनके प्रति कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। जो चालानी कार्रवाई है वो तो की ही जा रही है, साथ साथ जो हमारे युवा हैं, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो हमारा आम नागरिक है, उनके लिए हम लोग समय समय पर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं। स्कूलों में जाके भी हम लोग अभियान चला रहे हैं, बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को भी बुलाते हैं और उन लोगों को अवेयर करते हैं कि भाई अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं तो आप लोग हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट लगाएं प्रॉपर। तो इस तरीके से स्कूलों में जाके और इस बीच रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चले एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। रुद्रप्रयाग में बाबा केदार के दर्शनों के लिए भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी परिवार सहित पहुंचे केदारनाथ धाम में। उनका मंदिर समिति, केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज और अन्य अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। जनरल द्विवेदी ने लगभग आधे घंटे तक बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना की और मंदिर की भव्यता का आनंद लिया। इस अवसर पर उन्होंने श्रद्धालुओं और तीर्थ स्थलों की सुरक्षा और प्रबंधन के महत्व पर भी चर्चा की। धाम में इन दिनों आम लोगों के साथ साथ खास यात्री भी बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे मंदिर परिसर में उत्साह का माहौल बना हुआ है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के आगमन से यहां के श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा 2025 के दौरान संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं की ऐसी प्रभावशाली व्यवस्था की है, जिसके तहत अब तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि चारधाम यात्रा में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। मेरा नाम श्रियांशी सेठ है, मैं 3rd ईयर MBA स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे हमारा बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ पे इस हॉस्पिटल में हमको तुरंत लाया गया। इस हॉस्पिटल में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कर्णप्रयाग चमोली, यहाँ पे डॉक्टर भदोला ने हमको जो फैसिलिटीज़ दिए इमरजेंसी में, सबने बहुत हमारा अच्छे से केयर किया। हमको तुरंत इन्होंने सारा ट्रीटमेंट दिया और सारा। देहरादून में 8 जून 2025 को एक भयानक कार हादसा देखने को मिला। बता दें कि मसूरी मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास एक कार खाई में गिर गई। सूचना मिलते ही सिटी कंट्रोल रूम देहरादून द्वारा SDRF की टीम भेजी गई है। घटना की सूचना मिलते ही पोस्ट सहस्त्रधारा से उप निरीक्षक सावर सिंह के नेतृत्व में SDRF टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। SDRF टीम को घटनास्थल पर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि कार में सवार दोनों युवक देहरादून से मसूरी घूमने जा रहे थे कि अचानक वाहन अनियंत्रित होकर मैगी पॉइंट के पास खाई में जा गिरा। SDRF टीम ने घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। देहरादून स्मार्ट सिटी की ओर एक और कदम बढ़ा है। नगर निगम अब राजधानी की गलियों को सौर ऊर्जा से जगमगाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। इस योजना के तहत लगभग 5500 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे शहर की 1 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें सौर ऊर्जा से संचालित हो सकेंगी। इस परियोजना के लिए एक कंपनी ने नगर निगम के सामने प्रस्ताव भी रखा है, जिस पर अधिकारी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। योजना के तहत निगम को 75 किलोवाट के करीब 70 प्लांट लगाने होंगे ताकि केंद्र सरकार की सब्सिडी का लाभ मिल सके। सबसे बड़ी चुनौती इन प्लांटों के लिए जगह तलाशने की है, लेकिन मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि निगम इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उनका कहना है कि योजना न सिर्फ पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि निगम की जमीनों का भी बेहतर उपयोग इसके जरिए हो पाएगा। देखिए, इसमें ऐसा है कि उतनी जितनी सौर ऊर्जा, एक हिसाब लगाया गया कि कितनी विद्युत का हमें सौर ऊर्जा के द्वारा कितनी विद्युत जो है हमको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए जो एक जगह पे हम संभव नहीं है, उसके लिए हमें अलग अलग जगह पे कई जगह चिन्हित करनी पड़ेगी कि जिन जगहों के चिन्हीकरण से और फिर जाके हम उसे पूरे देहरादून के अंदर जब सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो उसके लिए हमें विभिन्न स्थान चयन करने पड़ेंगे। और अब बात करेंगे कोरोना की। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने डराना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में भारी उछाल देखा गया है। मौजूदा समय में देश में 6133 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। बीते 24 घंटे में 378 नए मामले भी सामने आए हैं और 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। भर में कोरोना एक बार फिर से पांव पसारने लगा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 378 नए मामले सामने आए हैं, जिससे एक्टिव मामलों की संख्या 6133 पहुंच गई है। तो वहीं 6 मरीजों की संक्रमण की वजह से जान चली गई है। चलिए अब आपको राज्यवार तरीके से देश में कोरोना की स्थिति को समझाते हैं।
दिल्ली में बीते 24 घंटे में 21 नए मामले सामने आए हैं, जिससे एक्टिव संक्रमितों की संख्या 686 पहुंच गई है। इस साल कोरोना से दिल्ली में अब तक 7 लोगों की जान गई है और 1024 लोग संक्रमित हुए हैं। केरल में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में 144 नए मामले सामने आए हैं, जिससे एक्टिव संक्रमितों की संख्या 1950 पहुंच गई है। 3 लोगों की मौत भी हुई है। इस साल कोरोना से केरल में अब तक 15 लोगों की जान गई है। 2025 में केरल में कुल 2113 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। गुजरात में भी कोरोना वायरस फैल रहा है। यहाँ बीते 24 घंटे में 105 नए मामले सामने आए हैं, जिससे एक्टिव संक्रमितों की संख्या 822 पहुंच गई है। इस साल कोरोना से गुजरात में अब तक 2 लोगों की जान गई है। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में 78 नए मामले सामने आए हैं, जिससे एक्टिव संक्रमितों की संख्या 366 पहुंच गई है। 2 लोगों की भी मौत हुई है। इस साल कोरोना से कर्नाटक में अब तक 9 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 18 नए मामले सामने आए हैं, जिससे एक्टिव संक्रमितों की संख्या 595 पहुंच गई है। यहां एक भी मौत नहीं हुई है। इस साल कोरोना से महाराष्ट्र में अब तक 18 लोगों की जान गई है। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में 71 नए मामले सामने आए हैं, जिससे एक्टिव संक्रमितों की संख्या 693 पहुंच गई है। इस साल कोरोना से पश्चिम बंगाल में अब तक 1 शख्स की जान गई है। तो चलिए अब आपको उछाल के पीछे की वजह बताते हैं। माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट JF7 और NB.1.8.1 ने टेंशन बढ़ाई है। कोरोना केसेस में अचानक हुई इस वृद्धि के लिए इन्हीं 2 वेरिएंट्स को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हालांकि JN.1 अभी भी प्रमुख वेरिएंट बना हुआ है। अब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने LF.7 या NB.1.8.1 को चिंताजनक वेरिएंट के रूप में क्वालिफाइड नहीं किया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के अधिकांश मामले हल्के हैं और घबराने की कोई भी जरूरत फिलहाल नहीं है। एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है कि नए वेरिएंट में कुछ हद तक प्रतिरक्षा से बचने की क्षमता हो सकती है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वे लंबे समय तक गंभीर संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसके लक्षण काफी हद तक सामान्य फ्लू जैसे ही हैं। कुछ लक्षणों में बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द और थकावट शामिल है। कई राज्यों ने अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, टेस्टिंग किट और वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाते समय मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। कोरोना से बचाव के लिए सिर्फ मास्क और दूरी ही नहीं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को भी मजबूत रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए कुछ आसान लेकिन असरदार उपायों को अपनाएं। हर दिन कम से कम 30 मिनट तक वॉक या योग करें। विटामिन सी युक्त फल जैसे कि संतरा, आंवला और नींबू को अपनी डाइट में शामिल करें। हल्दी वाला दूध और गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। नींद पूरी लें, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। तनाव से बचें, ध्यान यानी मेडिटेशन करें। धूम्रपान और शराब से दूरी बनाए रखें। स्वस्थ शरीर ही कोरोना से लड़ने का सबसे मजबूत हथियार है, क्योंकि फिलहाल कोरोना की रफ्तार भले ही पहले जैसी नहीं है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। विशेषज्ञ भी साफ कह रहे हैं कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों की सफाई अब भी जरूरी है। अभी डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।